नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी स्रोतों के आईने में भारत के इतिहास के एक बेहद अहम और कह सकते हैं लंबे दौर पर नजर डालने वाले हैं। 1773 से 1950 तक ये वो समय था जब गवर्नर जनरल और फिर वायसराय भारत में ब्रिटिश शासन के सूत्रधार थे। बिल्कुल, और ये वो दौर है जिसने भारत का नक्शा ही बदल दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक इकाई से शासक बनने की कहानी, फिर 1857 के बाद सीधे ब्रिटिश ताज का शासन, और अंत में स्वतंत्रता तक का सफर, ये सब इसी दौर में हुआ। हाँ, तो हमारा मकसद है इन स्रोतों के आधार पर यह समझना कि इस दौरान भारत में प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कौन से बड़े बदलाव आए, किन व्यक्तियों, किन नीतियों और किन घटनाओं ने इस पूरे युग को शक्ल दी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं बंगाल के पहले गवर्नर जनरल से। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1773 से करीब 1784 या 85 तक रहा। आते ही इन्होंने 1772 में वो जो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी द्वैध शासन प्रणाली, ड्यूअल सिस्टम, उसे खत्म कर दिया। अच्छा, मतलब प्रशासन अब सीधे कंपनी के हाथ में आ गया। हेस्टिंग्स ने और क्या बड़े कदम उठाए? देखिए, उन्होंने प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे को व्यवस्थित करने की कोशिश की। 1772 में कलकत्ता में राजस्व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया और राजधानी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आए। हर जिले में दीवानी मतलब सिविल और फौजदारी यानी क्रिमिनल अदालतें स्थापित की। और वो सुप्रीम कोर्ट? हाँ, वो भी 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्हीं के समय हुई। ये तो हुई प्रशासनिक बातें। क्या सांस्कृतिक स्तर पर भी कुछ हुआ इनके समय? बिल्कुल। 1784 में विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी। मकसद था भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना। मुस्लिम शिक्षा के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा और बनारस में जॉनथन डंकन ने एक संस्कृत स्कूल भी शुरू करवाया। वो 1791 की बात है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात, चार्ल्स विल्किंस ने जब गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किया तो उसकी प्रस्तावना हेस्टिंग्स ने ही लिखी थी। लेकिन हेस्टिंग्स का कार्यकाल विवादों से भी तो घिरा रहा। युद्ध और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। हाँ, बिल्कुल। इनके समय युद्ध भी हुए। रोहिल्ला युद्ध 1774, पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 या 76 से 82 तक, और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 और 84। फिर वो बनारस के राजा चैत सिंह पर सख्ती का मामला, अवध की बेगमों से धन वसूली, ये सब मामले उछले। और इसी वजह से महाभियोग चला। जी, इन्हीं वजहों से जब वो इंग्लैंड लौटे तो उन पर एडमंड बर्ग द्वारा महाभियोग, इम्पीचमेंट चलाया गया। 1788 से 1795 तक चलाइए। हालांकि अंत में वो बरी हो गए, पर हाँ, उन्होंने बनारस 1773 और फैजाबाद 1775 की संधियों से ब्रिटिश प्रभाव तो बढ़ाया ही था। हेस्टिंग्स के बाद एक छोटा कार्यकाल सर जॉन मैकफर्सन का रहा और फिर आए लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक। इन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इनका नाम जुड़ता है 1793 के स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट से। ये क्या था ठीक से? इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया और सरकार का राजस्व हिस्सा मतलब 1/11वां भाग वो तय कर दिया गया। मकसद तो था राजस्व वसूली को सुनिश्चित करना, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम किसानों के लिए खैर वो अक्सर अच्छे नहीं रहे। और प्रशासनिक सुधार, वो कॉर्नवालिस कोड। हाँ, 1793 में कॉर्नवालिस कोड जारी किया। इसने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर कानूनों को संहिताबद्ध किया, कोडिफाई किया। प्रशासन को राजस्व और न्याय व्यवस्था से अलग किया गया। कलेक्टरों से न्यायिक शक्तियां ले लीं और जिला न्यायाधीशों को दे दी। पुलिस सुधार भी किए, थानों की स्थापना की। इनके समय तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ 1790-92। टीपू सुल्तान की हार हुई और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। और दिलचस्प है कि ये 1805 में वो फिर गवर्नर जनरल बनकर आए, लेकिन गाजीपुर में उनकी मृत्यु हो गई। वहीं उनका मकबरा है। बिल्कुल। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शॉर आए 1793 से 98। इनके समय 1793 का पहला चार्टर एक्ट पास हुआ। उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जो ज्यादा सफल नहीं रही, खासकर निजाम और मराठों के बीच खारदा के युद्ध 1795 के समय। फिर आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली
1798 से 1805। इनका नाम सुनते ही सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडियरी अलायंस याद आती है। ये क्या थी असल में और इसका मकसद क्या था? सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना रखनी होती थी और उसका खर्च भी उन्हीं को उठाना पड़ता था। हो, मतलब पूरा नियंत्रण। हाँ, और शासक के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रहता था। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने इसे स्वीकार किया 1798 में। तो एक तरह से राज्यों की स्वतंत्रता लगभग खत्म ही हो गई। वेलेस्ली के समय ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भी काफी तेजी से हुआ। हाँ, बहुत तेजी से। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए। फिर तंजौर 1799, सूरत 1800, कर्नाटक 1801 का विलय कर लिया गया। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803-05 भी हुआ। इसमें सिंधिया, भोंसले, होलकर हारे और पेशवा के साथ बेसिन की संधि हुई 1802 में। मद्रास प्रेसिडेंसी भी इसी दौरान बनी। और उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज भी खोला था अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, और प्रेस पर सेंसरशिप की भी कोशिश की थी। जी हाँ, वेलेस्ली के बाद आए सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। इनके समय 1806 का वेल्लोर सिपाही विद्रोह हुआ। कारण था सिपाहियों के धार्मिक प्रतीक और नई पगड़ी को लेकर विवाद। अच्छा। फिर लॉर्ड मिंटो प्रथम आए 1807 से 1813 तक। इनके समय महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई 1809 में। चार्ल्स मेटकाफ की भूमिका थी इसमें, और 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स का दौर आता है 1813 से 1823 तक। ध्यान रहे, ये वॉरेन हेस्टिंग्स से अलग है। इन्होंने हस्तक्षेप और युद्ध की नीति अपनाई। बिल्कुल। इनके समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814-16, जिसका अंत हुआ सुगौली की संधि से मार्च 1816 में। पिंडारियों का दमन किया गया 1817-18 में। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18, इसने मराठा शक्ति को पूरी तरह खत्म कर दिया। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी 1818 में लागू किया। इसमें सरकार सीधे किसानों मतलब रैयतों से लगान वसूलती थी। जमींदार बीच में नहीं होते थे। लेकिन लगान की दरें बहुत ऊंची थीं। सूखी जमीन पर 50% और सिंचित जमीन पर 60% तक, काफी ज्यादा। बंगाल में 1822 में टेनेंसी एक्ट भी आया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड एमर्स्ट आई 1823-1828। इनके समय पहला आंग्ल बर्मी युद्ध हुआ 1824-26 और यांदुबू की संधि हुई 1826। हाँ, और बैरकपुर में 1824 में एक विद्रोह भी हुआ था। मलय प्रायद्वीप में कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया और भरतपुर का किला जीता गया 1826 में। अच्छा, तो अब हम एक नए चरण में प्रवेश करते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट। जी, इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और इस पद पर आने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक। इन्हें अक्सर भारत में उदारवादी सुधारों से जोड़ा जाता है। हाँ, बेंटिंग का नाम सती प्रथा के उन्मूलन 1829 के साथ प्रमुखता से लिया जाता है। राजा राम मोहन रॉय की भी अहम भूमिका थी इसमें। बिल्कुल। और ठगी प्रथा का दमन भी उन्होंने कर्नल स्लीमन की मदद से किया 1830 में। कन्या शिशु हत्या पर भी रोक लगाई। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आया इनके समय। मैकेले मिनट। हाँ, 1835 में मैकेले की सिफारिश, मैकेले मिनट, पर अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। उद्देश्य था एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो रंगरूप से भारतीय हो पर सोच विचार में अंग्रेज। 1833 के चार्टर एक्ट में ये भी कहा गया था कि धर्म, जनस्थान आदि के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कुछ प्रशासनिक और न्यायिक सुधार भी किए थे शायद। जी, प्रांतीय अपील और सर्किट कोर्ट्स खत्म किए। इलाहाबाद में सदर दीवानी और निजामत अदालत बनाई। निचली अदालतों में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी। भारतीयों को कनिष्ठ न्यायिक पदों पर नियुक्त किया। हालांकि विस्तार की नीति भी जारी रही। मैसूर 1831, कुर्ग 1834 और कछार 1834 का विलय कुशासन के आधार पर कर लिया गया। रणजीत सिंह के साथ स्थायी मित्रता की संधि भी की। बेंटिंग के बाद सर चार्ल्स मेटकाफ आए 1835-36। कार्यकाल छोटा रहा, पर उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंध हटा दिए थे। फिर आए लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक।
इनके समय का सबसे विनाशकारी घटनाक्रम था पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1838-42। अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ इसमें। हाँ, काफी नुकसान दे रहा वो। ऑकलैंड ने दिल्ली से कलकत्ता तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी शुरू करवाई थी। जी। उनके बाद लॉर्ड एलनबरो आए 1842-44। इन्होंने अफगान युद्ध खत्म किया, लेकिन 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का विलय कर लिया। 1843 में ही दास प्रथा का अंत भी किया गया। भारतीय दासता अधिनियम 1843 द्वारा। ग्वालियर के साथ भी युद्ध हुआ। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848। इनके समय पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845-46। हाँ, जिसमें सिखों की हार हुई और लाहौर की संधि हुई 1846 में। इन्होंने कुछ सामाजिक सुधार जैसे कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि रोकने के कदम भी उठाए। और अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी पर 1848 से 1856। सिर्फ 36 साल की उम्र में गवर्नर जनरल बने और इनका कार्यकाल विस्तार और आधुनिकीकरण दोनों के लिए जाना जाता है। वो व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इनकी ही देन है ना? बिल्कुल। इस सिद्धांत के तहत अगर किसी संरक्षित राज्य के शासक का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसका राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। कौन कौन से राज्य थे इसमें? कई थे। सतारा 1848, जैतपुर और संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। ये सब इसी नीति के शिकार हुए। डलहौजी ने युद्धों से भी विस्तार किया। पंजाब का विलय। हाँ, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848-49 में, जिसके बाद पंजाब का विलय कर लिया गया 1849 में। फिर दूसरे आंग्ल बर्मी युद्ध 1852 के बाद लोअर बर्मा या पेगू का विलय हुआ। सिक्किम का भी कुछ हिस्सा 1850 में मिलाया गया। और अवध का विलय, वो तो कुशासन के आधार पर था ना? हाँ, 1856 में अवध का विलय कुशासन के आरोप में किया गया। ये बहुत विवादास्पद रहा और 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण भी माना जाता था। लेकिन डलहौजी को आधुनिकीकरण के लिए भी याद किया जाता है। रेलवे, टेलीग्राफ, डाक व्यवस्था, ये सब। एकदम सही। 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक पहली रेलवे लाइन चली। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई। एक अलग लोक निर्माण विभाग PWD बनाया गया। डाक सुधार हुए, पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। शिक्षा में 1854 का वुड्स डिस्पैच आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसने व्यवस्थित शिक्षा के प्रसार की सिफारिश की। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज? हाँ, वो स्थापित तो 1847 में हुआ था, पर डलहौजी के समय कार्यशील हुआ। सैन्य सुधार भी किए, गोरखा रेजिमेंट बनाई गई, बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया। 1855 में शुरू हुए संथाल विद्रोह का दमन भी 1856 में किया। तो डलहौजी की नीतियां, खासकर विलय की नीति और व्यपगत का सिद्धांत, इन्होंने ही 1857 के विद्रोह की जमीन तैयार की। निश्चित रूप से इन नीतियों ने भारतीय शासकों और जनता में भारी असंतोष पैदा किया, जो 1857 के विद्रोह के बड़े कारणों में से एक बना। और 1857 के विद्रोह के बाद तो सब कुछ बदल गया। 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया। जी, इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई। अब गवर्नर जनरल वाइसराय भी कहलाने लगे, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि होता था। और पहले वाइसराय बने लॉर्ड कैनिंग, जो विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे 1856 से 1862 तक। हाँ, कैनिंग के सामने विद्रोह के बाद शांति स्थापित करने और व्यवस्था बनाने की चुनौती थी। उन्होंने सबसे पहले व्यपगत का सिद्धांत वापस ले लिया। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया, जिसने विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की, कह सकते, एक बहुत सीमित शुरुआत की। और कानून व्यवस्था के लिए IPC, CRPC? बिल्कुल। भारतीय दंड संहिता IPC 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता CRPC 1861 और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 लागू हुए। 1858 में पहली बार आयकर भी लगाया गया। वुड्स डिस्पैच की सिफारिशों पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी 1857 में हो गई थी। हाँ, वो कैनिंग के कार्यकाल के शुरू में ही। 1860 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ और 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी कैनिंग के समय ही लागू हुआ, हालांकि ड्राफ्ट डलहौजी के समय हुआ था। कैनिंग के बाद लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862-63 का छोटा कार्यकाल रहा। वहां भी आंदोलन सक्रिय था। फिर सर जॉन लॉरेंस आए
1864 से 1869 तक। लॉरेंस ने अफगानिस्तान के प्रति कुशल निष्क्रियता की नीति अपनाई। इनके समय उड़ीसा 1866 और राजपूताना 1868 और 69 में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके लिए कैंपबेल आयोग बना। हाई कोर्ट्स की स्थापना। हाँ, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित हुए 1865 में। टेलीग्राफिक संचार खोला गया, नहरों और रेलवे का विस्तार हुआ, भूटान युद्ध 1865 भी हुआ और भारतीय वन विभाग की स्थापना भी की। फिर लॉर्ड मेयो आए 1869-1872। वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की इन्होंने 1870 में। हाँ, और राज्यों के रेलवे विकास के लिए प्रणाली शुरू की। राजकुमारों की शिक्षा के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज खोले। 1872 में भारत की पहली जनगणना भी कराई। जी, हालांकि नियमित जनगणना रिपन के समय शुरू हुई। कृषि और वाणिज्य विभाग स्थापित किया। भारत का सांख्यिकीय सर्वेक्षण स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1871 में शुरू किया। और फिर दुखद घटना हुई। हाँ, 1872 में अंडमान में शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी ने उनकी हत्या कर दी। वो एकमात्र वाइसरॉय थे जिनकी पद पर रहते हुए हत्या हुई। मेयो के बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक आए 1872 से 76। इनके समय पंजाब में कूका आंदोलन हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए 1875 में। बड़ौदा के गायकवाड़ को पद से हटाया। फिर आए लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक। इनका कार्यकाल काफी, कह सकते हैं, प्रतिक्रियावादी या दमनकारी माना जाता है। क्यों? देखिए, 1876-78 में भयानक अकाल पड़ा, लेकिन 1877 में दिल्ली में भव्य दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। इससे काफी आलोचना हुई। फिर 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट आया, जिसने भारतीय भाषाओं के अखबारों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया। इसे गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। और आर्म्स एक्ट? हाँ, उसी साल आर्म्स एक्ट आया, जिसने भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना अपराध बना दिया। सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1878-80 भी हुआ। मुक्त व्यापार के नाम पर ब्रिटिश सूती कपड़ों पर आयात शुल्क हटा दिया। इन प्रतिक्रियावादी नीतियों के बाद लॉर्ड रिपन का आना 1880-1884 एक बदलाव जैसा था। उन्हें उदार वाइसराय माना जाता है। बिल्कुल। रिपन ने आते ही 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट आया, जिसने बाल श्रम को नियमित करने की कोशिश की। और स्थानीय स्वशासन? हाँ, 1882 में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रस्ताव रखा। इसीलिए उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई। शिक्षा के लिए 1882 में हंटर आयोग बनाया गया, जिसने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। लेकिन रिपन के समय वो इल्बर्ट बिल पर बड़ा विवाद हुआ था ना, 1883 में। हाँ, बहुत बड़ा विवाद। इस बिल में भारतीय जजों को यूरोपीय अभियुक्तों के मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव था। अंग्रेजों ने इसका भारी विरोध किया, जिसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। इसके कारण बिल को वापस लेना पड़ा और संशोधित रूप में पारित किया गया। इस घटना ने भारतीयों को दिखाया कि नस्लीय भेदभाव कितना गहरा है और इसने उन्हें संगठित होने के लिए प्रेरित किया। रिपन के बाद आए लॉर्ड डफरन 1884 से 1888 तक। इनके कार्यकाल की सबसे बड़ी घटना क्या थी? निसंदेह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम की पहल पर। हालांकि डफरन ने शुरुआत में से सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि कहा था। हाँ, कहा था। इनके समय तीसरा आंग्ल बर्मी युद्ध 1885-86 भी हुआ और ऊपरी बर्मा का विलय कर लिया गया। बंगाल में 1885 में टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। डफरन के बाद लॉर्ड लैंसडाउन आए 1888-1894। इनके समय दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 आया। हाँ, और 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम भी, जिसने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, डूरंड रेखा का निर्धारण 1893 में हुआ। फिर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899। इनके समय महाराष्ट्र में प्लेग फैला था और पूना में चापेकर बंधुओं ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों रैंड और आयस्ट की हत्या की थी 1897 में। जी, और मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा,
जेम्स लायल की अध्यक्षता में अकाल आयोग 1897 बना, ओपियम कमीशन 1893 भी नियुक्त हुआ था। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899-1900 भी इन्हीं के समय शुरू हुआ। और अब आते हैं लॉर्ड कर्जन पर, 1899 से 1905। कुशल प्रशासक लेकिन बेहद अलोकप्रिय वाइसराय। ऐसा क्यों? कर्जन ने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कई आयोग बनाए। एंड्रिंग फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग 1902, जिसकी सिफारिश पर सीआईडी बनी। सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग 1902, जिसकी सिफारिश पर 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना, जिसने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया। सिंचाई आयोग भी था। हाँ सर। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग 1901 बना। पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान 1903 स्थापित किया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 भी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत NWFP का गठन किया। तिब्बत में यंग हिजबन मिशन 1903-04 भेजा। इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की। लेकिन उनका सबसे विवादास्पद कदम था 1905 का बंगाल विभाजन। कहा तो गया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए है, पर असली मकसद राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है कि मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद का दमन करना था। इसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुए, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। कर्जन के बाद आए लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक। इनके समय स्वदेशी आंदोलन जारी रहा। हाँ, और 1906 में ढाका में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। खुदीराम बोस को फांसी, तिलक को सजा। जी, खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दी गई। बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा हुई। और सबसे महत्वपूर्ण शायद 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। हाँ, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं, इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान किया गया। इसने सांप्रदायिक विभाजन को संस्थागत रूप दिया और इसके बहुत दूरगामी नकारात्मक परिणाम हुए। फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आए 1910 से 1916। इनके समय 1911 में दिल्ली दरबार लगा। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए। हाँ, और इसी दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। राजधानी बदली कब? घोषणा 1911 में हुई, स्थानांतरण 1912 में हुआ और 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में प्रवेश करते समय हार्डिंग पर बम फेंका गया, जिसमें वे घायल हो गए। प्रथम विश्व युद्ध भी इन्हीं के समय शुरू हुआ। जी, 1914 में। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 1915 में अनुमति मिली। स्थापना 1916 में हुई और 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। इसके बाद आए लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। इनके समय 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। हाँ, लखनऊ पैक्ट। 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ। फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई। और 1919 का भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसने प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी लागू किया। मतलब कुछ विषय गवर्नर के आरक्षित थे, कुछ हस्तांतरित जो भारतीय मंत्रियों को दिए गए, पर असली शक्ति गवर्नर के पास ही रही। 1919 तो बहुत उथल-पुथल वाला साल था। रॉलेट एक्ट भी आया। हाँ, दमनकारी रॉलेट एक्ट, जिसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन हुआ। और फिर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बनी थी ना? हाँ, अक्टूबर 1919 में हंटर कमेटी नियुक्त की गई। 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला। पूना में 1916 में महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था और 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग नियुक्त किया गया। चेम्सफोर्ड के बाद लॉर्ड रीडिंग आए 1921-1926। ये एकमात्र यहूदी वाइसराय थे। हाँ, इनके समय 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भारत आए। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। स्वराज पार्टी कब बनी?
1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई। 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना भी हुई थी। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई और 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना हुई। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई। लोक सेवा आयोग की सिफारिश लीक आयोग ने 1924 में की। फिर आए लॉर्ड अर्विन 1926 से 1931 तक। इनके कार्यकाल में साइमन कमीशन भारत आया 1927-28 में। जी, साइमन कमीशन, जिसका भारतीयों ने भारी बहिष्कार किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन गो बैक के नारे लगे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसके जवाब में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे रखी। और पूर्ण स्वराज। हाँ, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। फिर दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। नवंबर 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। गांधी इरविन पैक्ट, वो 5 मार्च 1931 को हुआ। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को तैयार हुए। इरविन के बाद आए लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936। हाँ, इनके समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में हुआ। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए, लेकिन ये असफल रहा। गांधी जी ने वापस आकर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1932 में। फिर वो कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट। जी, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन किया, जिसके बाद गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 हुआ, जिसमें दलितों के लिए आरक्षित सीटें बढ़ाई गईं, पर संयुक्त निर्वाचन मंडल बना रहा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ 1932 में। हाँ, और फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित हुआ। इसने प्रांतीय स्वायत्तता दी और केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव रखा। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन हुआ। 1935 में बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 का गठन हुआ। विलिंगटन के बाद लॉर्ड लिनिलिथगो आए 1936 से 1944 तक। इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। हाँ, इनके समय 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त कर कई प्रांतों में सरकारें बनाई, लेकिन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वायसराय ने बिना भारतीय नेताओं से परामर्श किए भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। जी, बिल्कुल। 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान की मांग की। 1940 में वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। फिर क्रिप्स मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन वो भी असफल रहा। और फिर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने बंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। करो या मरो का नारा दिया गया। इसके बाद लॉर्ड वेवल आए 1944 से 1947 तक। युद्ध समाप्त होने के कगार पर था और सत्ता हस्तांतरण की बातचीत तेज हो रही थी। हाँ, वेवेल के समय 1944 में सी राजगोपालाचारी ने सीआर फॉर्मूला पेश किया। 1945 में वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ, पर कांग्रेस और लीग में समझौता नहीं हो पाया। 1945-46 में प्रांतीय चुनाव हुए और 1945-46 में लाल किले में आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चला, जिसने राष्ट्रवाद की भावना को और भड़काया। और वो नेवी विद्रोह। हाँ, 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ। ये एक अहम घटना थी। मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा भेजा गया कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसे शुरू में सभी दलों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया।
हाँ, जिसके कारण कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहा जाता है। माहौल बहुत खराब हो गया। सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें बाद में लीग भी शामिल हुई, पर सहयोग नहीं किया। और फिर इटली की घोषणा? जी, 20 फरवरी 1947 को एटली ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद आए भारत के अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च से अगस्त 1947 तक। माउंटबेटन ने आते ही विभाजन और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज कर दी। उन्होंने सभी नेताओं से बात की और 3 जून 1947 को अपनी योजना माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत की। इसमें भारत के विभाजन और भारत व पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाने का प्रस्ताव था, जिसे कांग्रेस और लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? हाँ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोग बनाए गए और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, अगस्त 1947 से जून 1948 तक। हाँ, और जून 1948 में सी राजगोपालाचारी यानी राजा जी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। वे कब तक रहे इस पद पर? वो 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, भारत एक गणराज्य बना और गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। जी बिल्कुल। तो ये थी लगभग 177 वर्षों की कहानी, कैसे एक कंपनी के शासन से शुरुआत होकर ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण और फिर अंततः स्वतंत्रता और गणतंत्र तक भारत पहुंचा। इस दौरान इन गवर्नर जनरलों और वाइसराय की नीतियों ने भारत के प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर कह सकते हैं बहुत गहरी छाप छोड़ी। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे सुधारों और दमन, विस्तार और राष्ट्रवाद के उभार की प्रक्रियाएं साथ साथ चलीं। हर गवर्नर जनरल या वाइसराय का दौर पिछली घटनाओं की प्रतिक्रिया और आने वाली घटनाओं की भूमिका तैयार कर रहा था। हाँ, और ये नीतियां, ये फैसले जैसे स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि, व्यापगत का सिद्धांत, अलग निर्वाचन मंडल, बंगाल विभाजन या 1935 का अधिनियम, इनके प्रभाव बहुत गहरे और स्थायी रहे हैं और इन्हें समझना आज भी बहुत जरूरी है। सोचने वाली बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद भी ब्रिटिश काल में बनी प्रशासनिक और कानूनी संरचनाएं किस हद तक और किस रूप में नए भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनी रहीं। ये विरासत आज हमें कैसे प्रभावित करती है? खैर, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई या इसने आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद की, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के लिए परीक्षा स्टडी वॉल्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आधुनिक इतिहास के और विश्लेषणों के लिए आप आधुनिक इतिहास की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। धन्यवाद।